पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, नहीं, और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल के आधार पर हम लोग कुछ देखे भी थे थोड़ा बहुत, नहीं, जैसे मान लो आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को आप लेके देखो, हम लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को लेते हैं, अगर एक बार उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। देखा जाए, ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग करना क्या है, कंपेयर फर्स्ट आईपी, इनके फर्स्ट आईपी को कंपेयर करना है, ठीक है, इन सभी के फर्स्ट आईपी को कंपेयर करना है, ठीक है। चलो, तो हम लोग इसको बना के देखते, यहां से इसका आंसर लिखते भाई, देखा जाए। अब लिथियम बेरिलियम बोरन, फिर से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो तो लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और यहाँ से नियन, यही लिखा गया, ठीक है। अब जनरल ट्रेंड है कि बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है, यही जनरल ट्रेंड है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। एटॉमिक नंबर सबका लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सबका बाहर वाला लिख लेते हैं, इसका होगा 2s1, इसका होगा 2s2, नहीं, इसका हम लोग का 2p1 होगा, इसका हम लोग का 2p2, इसका हम लोग का 2p3, नहीं, इसका हम लोग का 2p4, इसका हम लोग का 2p5 होगा, और इसका हम लोग का 2p6, इस तरह से दिया गया, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लिए। अब हम लोग लिथियम का कंपैरिजन बेरिलियम से कर सकते हैं, क्योंकि इनका परमाणु संख्या का अंतर 1 है, हम स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट लगा के चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, चलो, इसका क्या है 2s1, ऐसा क्या है, ये पूरा भरा हुआ है, और ये क्या है, आधा भरा हुआ है, तो और दोनों में कक्षों की संख्या समान है, परमाणु संख्या का अंतर 1 है, नहीं, तो हम लोग लिथियम और बेरिलियम में कोई पूछता है कि बताओ इन दोनों में किसके आईपी का मान ज्यादा होगा, बेरिलियम के आईपी का मान ज्यादा होगा, नहीं, और लिथियम के आईपी का मान कम होगा, ठीक है। तो जिसका कम होगा उसको पहले लिख रहे हैं, लिथियम का आईपी कम, ठीक। अब चलो, बेरिलियम का तुलना बोरोन से कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो सही है। देखा जाए, यहां पर 2s2 है, और यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन s से निकालना है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन p से निकालना है, नहीं, तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है। साथ साथ स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, पूरा भरा हुआ है, और ये पी वाला ना ही पूरा भरा है ना ही आधा भरा है, नहीं, तो बेरिलियम का ज्यादा और बोरोन का कम, तो बोरोन को हम लोग लिख दिए। लिथियम का कौन आएगा, बोरोन, बेरिलियम नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेरिलियम को, तो बेरिलियम का तुलना क्या कार्बन से कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके परमाणु संख्या का अंतर जो है वो 2 का हो गया, तो हम यहाँ बेरिलियम को उतार दें, नहीं। अब बेरिलियम और कार्बन को कंपेयर करेंगे तो इस केस में परमाणु संख्या का अंतर 1 नहीं है, तो जब परमाणु संख्या का अंतर 1 नहीं होता है तो नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट डोमिनेट कर जाता है, सब बात याद रखिएगा पीछे वाला, तभी बना पाएंगे, ठीक है। चलो, तो लिथियम बोरोन बेरिलियम, क्या अब बोरोन का जो तुलना था वो कार्बन से करें, नहीं, क्यों करेंगे, वो तो पहले ही पीछे आ गया, नहीं, जो पीछे आ गया अब उसको थोड़ा ना आगे ला दीजिएगा, नहीं, तो बोरोन का कंपेयर हो चुका, जब बोरोन का बेरिलियम से ही कम है, नहीं, तो पीछे आ चुका है, तो अब बेरिलियम और कार्बन में कंपेयर कीजिएगा तो कार्बन का ज्यादा आएगा, तो कार्बन का ज्यादा आएगा, तो क्या बोरोन का तुलना आप कार्बन से करें, तो बेरिलियम से खुद कम हो गया, अब बेरिलियम का कार्बन से भी कम होता है, नहीं, तो इसलिए हम लोग बोरोन और बेरिलियम लिख दिए। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, अब हम लोग का इतना काम खत्म, बोरोन तक काम खत्म, अब कंपेयर करेंगे कार्बन और नाइट्रोजन में, किसमें कंपेयर करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन में, तो ध्यान से समझो, यहां पर 2p2 है, और यहां पर कितना है 2p3 है, ये हाफ फील्ड है, आधा भरा हुआ है, नहीं, और ये क्या है, पूरा भरा हुआ है, अपूर्ण है, नहीं, तो ये आधा भरा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या है, कम स्टेबल है, तो इसका आईपी ज्यादा होगा, इसका आईपी कम होगा, तो यहां पर हम किसको लिखे, चलो, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तुलना कर सकते हैं,
कर सकते हैं, ध्यान रखना है। 7 और 8 परमाणु संख्या है, तो इसको देखते हैं 2p3 है और ये क्या है 2p4 है। ये आधा भरा हुआ है, ये ना आधा भरा है ना पूरा भरा है, तो ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, नहीं तो ऑक्सीजन को पहले लिखेंगे। अब नाइट्रोजन को चुपचाप उतार देंगे, उतारेंगे नहीं उतारेंगे? नाइट्रोजन का तुलना फ्लोरीन से करें? नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। परमाणु संख्या का अंतर एक ज्यादा हो गया, परमाणु संख्या का अंतर अगर एक ज्यादा हुआ तो अब नाभिकीय आवेश डोमिनेट कर जाता है, यानी इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा आता है, यानी इसका आईपी भी ज्यादा हो जाएगा। किससे? नाइट्रोजन से। चलो, ऑक्सीजन का तुलना फ्लोरीन से करें? नहीं, तो खुद पीछे आ चुके हैं, बस में है, पहले ही हो चुका है। अब किसके किसके में? फ्लोरीन नियॉन। चलो 2p5 2p6 क्या लगता है? फ्लोरीन। और तब कौन होगा? अरे नहीं कर सकते, दिक्कत है। तो यहां पर कहां हम लोग को वैल्यू याद करना पड़ा? नहीं, वैल्यू नहीं याद करना है, बस हम लोग स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट लगाए। ठीक है, स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट कब तक लगाएंगे? जब परमाणु संख्या का अंतर 1 हो। नहीं, जैसे ही 1 से ज्यादा हो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट डाउन और नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट अप, बस मेरा है, बस यही ध्यान रखना है, कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़े हम लोग। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब लेक्चर 4 पे आते हैं, अगला पॉइंट अब पढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो अगला टॉपिक हम लोग का है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। नहीं, इसको अब ध्यान से देखें। अभी हम लोग पहले जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बताए थे वो इंट्रोडक्शन किए थे आपका, नहीं थोड़ा सा हम लोग स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा सा बताए थे, अब उसी को थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, देखा जाए। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में क्या बता रहा है हम लोग पहले समझते हैं, देखा जाए। देखो, तो हम लोग ये ले लिए नाभिक, ठीक है, और नाभिक के बाहर ये आ गया हमारा कक्ष, ठीक है। अब ये कक्ष हो गए हमारे, मान लो इसमें कक्ष में क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे ना, यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स यानी विकर्षण बल लगाते हैं ना भाई, ठीक है। बाहर वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगाते हैं, ध्यान रखना है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी है, इस पे बल लगा रहा होगा, इस पे बल लगा रहा होगा, ध्यान रखना है। या ये इलेक्ट्रॉन इस पर भी विकर्षण बल लगा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर भी विकर्षण बल लगा रहा होगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां से यहाँ पे विकर्षण बल लगाने का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्लाइट अमाउंट ही विकर्षण बल लगाएगा। काहे लगाएगा? क्योंकि सब पे चार्ज क्या है? माइनस माइनस माइनस। तो हम लोग जानते हैं कि समान आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है, विकर्षण बल लगता है। समान आवेशों के बीच क्या लगता है? विकर्षण बल। तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जो विकर्षण बल लगाया जाता है, नहीं जो विकर्षण बल लगाया जाता है, उसी विकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, नॉर्मल लैंग्वेज में ये हुआ, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, परिरक्षण प्रभाव क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो विकर्षण बल लगाया जाता है, उसी विकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। चलो, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इसको दो नाम से जानते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसी को शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। कहीं कहीं देखिएगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को हिंदी में भी लिखता है स्क्रीनिंग प्रभाव, नहीं कहीं कहीं आवरण प्रभाव, कहीं पे परिरक्षण प्रभाव, ऐसा लिखा रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहां समझने हैं दूसरे तरीके से। एक तो हम लोग समझ गए, दूसरा तरीका समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान दो। जैसे ये नाभिक हो गया, ये बाहरी कक्ष हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, नहीं ध्यान रखना है। अब इन इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स, विकर्षण बल लगाते हैं। काहे लगा रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं कि नाभिक का आकर्षण बल पूरी तरह इन लोगों पर लगे। किन पर लगे? इन लोगों पर नाभिक का आकर्षण बल लगे, और इनको धक्का देते हैं कि आप निकल जाइए,
इनको धक्का देते हैं कि क्या करें, ये लोग निकल जाइए, आप लोग निकल जाइए, ताकि नाभिक का पूरा आकर्षण बल किस पर लगे, इन लोगों पर लगे। इसलिए ये इन लोगों पर विकर्षण बल लगा रहे हैं, बार बार धक्का इनको मारते रहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, नहीं तो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लग रहा है, इस आकर्षण बल से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं, रक्षित करते हैं। समझ में आ रहा है, यहां पर यही है, इस तरह से हम लोग का लिखा रहता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं नाभिक के आकर्षण बल से रक्षित करते हैं, यानी कहते हैं कि अरे तुम दूर रहो, ये आकर्षण बल तुमको क्या होगा। बात समझ में आ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है शील्डिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव। यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक आवरण का निर्माण कर देते हैं, नहीं ताकि बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण बल लग रहा था, वो आकर्षण बल कम लगे या नहीं लगे। बस में आ रहा है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगे या नाभिक का आकर्षण बल उन पर नहीं लगे, नहीं ठीक है, इसके कारण अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक आवरण का निर्माण करते हैं। उस आवरण को ही क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। नहीं यानी ये बाहर इलेक्ट्रॉन को समझाते हैं कि भाई आपकी हम रक्षा कर रहे हैं, नाभिकीय आवेश से ज्यादा आवेश लगेगा तो नाभिक में जाकर सट जाइएगा, बस में रहा आपने चिपका रहना चाहता है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक क्यों रहना चाहता है, क्योंकि नाभिक के इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान समझो, कोई भी परमाणु जो है ये नाभिक है और नाभिक यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना ही नजदीक रहेगा आकर्षण बल ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से निकालना बड़ा मुश्किल होगा। बस मेरे अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉन यानी कि यहीं पर स्टेबल रहेगा, तो आकर्षण बल ज्यादा तो इस इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी ज्यादा, ध्यान रखना है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को आप जल्दी निकाल नहीं सकते हैं, ध्यान रखना, बहुत स्ट्रांगली बाइंड है। ठीक है, लेकिन अगर आकर्षण बल कम हो जाए, इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान। यानी बाहर निकालना आसान यानी कोई दूसरा परमाणु आएगा, इनको पकड़ खींच कर चल देगा, चलिए इधर, नहीं बात समझ आ रहा है। लेकिन कोई दूसरा परमाणु आए, यहाँ पर आया, इनको खींच रहा है, तो खींच के देखिए, नहीं लगाइए ताकत, बस में आ रहा है, नहीं तो ताकत लगा रहे हैं, खिंचाइए नहीं रहा है, बस में आ रहा है। तो उस केस में करेंगे, अच्छा ऐसा किया जाए कि आप खिंचा नहीं रहे हैं तो शेयरिंग कर लिया जाए, साझा कर लिया जाए, समझौता कर लिया जाए। नहीं तो जो छोटे परमाणु होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, समझौता करते हैं, शेयरिंग करके आप बंद बनाते हैं। और जो ज्यादा बड़े परमाणु होते हैं वो क्या करने लगते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पर पकड़े नहीं है, बड़का आकार हो गया, इलेक्ट्रॉन ढेर सारा हो गया, नहीं तो नाभिक और बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई, बहुत ज्यादा। तो जब दूरी बहुत ज्यादा होगी तो आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पर नाभिक से कम बंधा होगा, तो कोई भी दूसरा परमाणु आएगा उनको पकड़ेगा, पीटेगा, लेके चल देगा, नहीं ऐसा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आकर्षण बल रहना जरूरी है, नहीं लेकिन परिभाषा क्या है, कोई भी पूछता है तो दो तरीके से हम परिभाषा बताएं। एक परिभाषा हम लोग क्या बताएं कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो विकर्षण बल लगाया जाता है, उसी विकर्षण बल को स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब यहां से बोला कि इसको आवरण प्रभाव भी कहा गया है। तो क्यों कहा गया आवरण प्रभाव, तो हम क्या बोले, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से बचाना चाहते हैं, नहीं इस बचाने के लिए अंदर वो एक आवरण का निर्माण करते हैं, नहीं और बाहरी इलेक्ट्रॉन पर एक विकर्षण बल लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आवरण का निर्माण होता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव। ठीक है, बोल दीजिएगा। चलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगा सकते हैं, यानी कि रक्षण प्रभाव लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये मान लो कि नाभिक है और यहाँ पर कक्ष है, नहीं तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन पर आवरण प्रभाव लगा सकते हैं। नहीं यानी कि आवरण प्रभाव का मतलब हमेशा ये दूसरा बात दिमाग में आना चाहिए, आवरण प्रभाव का मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा जो इलेक्ट्रॉन है, इसको इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से बचाना, इस इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से बचाना। तो ये काम कौन कर रहे हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन।
ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ये आवरण प्रभाव का काम बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो याद रहे, आवरण प्रभाव हमेशा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगाते हैं, अंदर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नाभिक के जो नजदीक होगा, नहीं, नाभिक के जो नजदीक होगा वही नो हम लोगों का आवरण बना सकता है भाई। नहीं, जो नाभिक से दूर होगा वो अंदर थोड़े ना आके आवरण प्रभाव बनाएगा। नहीं, यानी हम बोले कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके नाभिक और इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल को कम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ये बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के आकर्षण बल को कम नहीं कर सकता है, नाभिक के आकर्षण बल को कर सकता है। अगर गलती से आकर्षण विकर्षण लगा दिया, नहीं धक्का मारा अंदर की तरफ, तो और अच्छे है, मारो धक्का। नहीं, हम जा रहे हैं न्यूक्लियस के नजदीक, नहीं जाएगा। मेरी बात दिमाग में जा रही है, ठीक है। तो अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारना शुरू किया तो इसको तो अच्छा है, नहीं आकर्षण बल मेरा बढ़ता जाएगा, बस में आ रहा है। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन धक्का उका नहीं मारता है, यानी वो उतना विकर्षण बल नहीं लगाता है। वो कहता है कि देखिए हमको सटने दीजिए, देखिए ऐसा मत कीजिए, धक्का मत मारिए, बस में रहा है। उसको हमेशा मन करता है कि देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस में आ रहा है। लेकिन वो कहता है अरे गजब हाल है, नाभिक में जाके चिपक जाओगे तो वो समझ में आ रहा है, नहीं। लेकिन वो समझ रहा है कि भाई हमको नाभिक के नजदीक रहना जरूरी है, लेकिन ये कर रहा है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है। तो थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया। तो क्या समझे हम लोग? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आवरण प्रभाव लगा सकते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आवरण प्रभाव नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा क्या लिखा हुआ थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है एक बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु। बहु इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? ऐसे परमाणु जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। चलिए, एक बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर या बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगाते हैं तथा उन्हें नाभिक के आवेश से क्या करते हैं? रक्षित करते हैं। बड़ा ही उल्टा लगता है, नाभिक के आवेश से क्या करते हैं? रक्षित करते हैं, यानी उनको बोका बना रहे हैं, नहीं कि हम तुम्हारा रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। इसी घटना को आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। दिक्कत है इसमें, समझ सकते हैं आप, इजी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। लिख रहा है जो अभी हम लोग बात बोले वही लिखा हुआ है, सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग इफेक्ट, एसी का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा सकते हैं, कभी भी बाहरी इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगा सकते हैं। लिखा हुआ है जो हम लोग बोले वो पॉइंट लिखा हुआ है। एक कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि अगर एक परमाणु है और अगर इसके पास एक कक्ष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है या इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर बल लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर बल लगाता है, ध्यान रखना है। यानी ये भी एक दूसरे पर परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं, विकर्षण बल लगाते हैं। इनको समझाते रहते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, चिपक जाओगे, दूर रहो। बात समझ में आ रहा है। लेकिन इनका नेट इफेक्ट जो होता है वो खत्म थोड़ा सा इसलिए होने लगता है क्योंकि दोनों के कारण जो प्रभाव लगेगा क्या लगेगा? बराबर लगेगा। एक कक्ष में उपस्थित जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे बल लगाते हैं, नहीं विकर्षण बल, वो विकर्षण बल क्या होता है? समान होता है, ठीक है। क्यों समान होता है? क्योंकि इसका भी नाभिक से दूरी उतना ही है और इसका भी नाभिक से दूरी उतना ही है, इसलिए ऐसा होता है। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो एक कक्ष में उपस्थित जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एक दूसरे पर आवरण प्रभाव लगाते हैं, एक दूसरे को विकर्षण बल लगाते हैं, लेकिन इन दोनों का आवरण प्रभाव का मान क्या होता है? समान होता है। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। ये बोल रहा है क्या अगला पॉइंट कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है आपके पास, तो हाइड्रोजन के पास कक्ष कयगो होता है? एगो। नहीं, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कयगो? एगो। और कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास है क्या? नहीं। तो इसके केस में कोई पूछता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू क्या होगा? 0। नहीं, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विकर्षण बल। नहीं, तो यहां पर कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या इसके केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफाइन होगा? नहीं होगा। यानी वैसे परमाणु जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर विकर्षण की तो बात ही नहीं होगी। एगो नाभिक एगो इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दोनों में आकर्षण बल, परेशानी है। बात करते हैं हीलियम की। हीलियम जो है उसके पास नाभिक और एक कक्ष होता है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, तो हम क्या बोले कि एक कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये भी आपस में विकर्षण बल लगाते हैं। नहीं, तो यहां पर क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू 0 होगा? नहीं, यहां पर स्क्रीनिंग का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि ये इस पर बल लगाएगा या ये इस पर बल लगाएगा। हाँ, नेट इफेक्ट भले कुछ आ जाए, 0 आ जाए, नहीं, लेकिन कोई बोले कि ये इस पर विकर्षण बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो कितना बल लगाएगा वो हम लोग को देखना होगा,
बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में स्किनिंग इफेक्ट का वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी कि स्किनिंग इफेक्ट होने के लिए, स्किनिंग इफेक्ट लगने के लिए किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? किसी को परेशानी आए? अभी कहानी है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम सबका बताएंगे, स्किनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना ही बताएंगे, स्लेटर्स रूल भी थोड़ा सा बताएंगे, नहीं अथवा थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आएगा, नहीं इतना में दिक्कत है। ठीक है, उसको समझ, सोडियम को समझने के लिए भी और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखा जाए, यहां पर देखें, दूसरे पॉइंट को थोड़ा समझें हम लोग को। देखो तो जैसे आप सुने होंगे कूलम्स लॉ, नहीं तो कूलम्स लॉ का मतलब होता है कि जैसे दो आवेश हैं, नहीं जैसे मान लो प्लस है और यहां पर माइनस चार्ज है, इनके बीच में जो दूरी है वो मान लो r है, इनके बीच का दूरी कितना है r, नहीं तो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल लगेगा। अब ये एक प्लस है, ये एक माइनस है, तो इस एक प्लस और इस एक माइनस के बीच में कितना आकर्षण बल लगेगा, उस आकर्षण बल के लिए फॉर्मूला है, नहीं वो फॉर्मूला क्या है? तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। नहीं तो Q1 का मतलब होता है कि यहां पर आवेश, नहीं प्रथम आवेश, ठीक है, यानी प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? नहीं +2 है, +3 है, +4 है, कितना चार्ज है उसको Q1 पर रख दिए। नहीं Q2 का मतलब हो गया कितना माइनस चार्ज है, नहीं -1 है कि -2 है कि -3 है, जितना होगा उसको यहाँ Q2 पर रखेंगे। नहीं यानी कि प्रथम कण का आवेश और दूसरे कण का आवेश, नहीं दोनों आवेश को मल्टीप्लाई कर दिए और इन दोनों के बीच का जो दूरी है उसको R स्क्वायर, देख रहे हो, नहीं डिवाइड कर दिए, तो यहां से हम लोग को क्या निकल जाएगा? इन दोनों कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का मान निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखना है कि मान लो ये नाभिक है, ये तुम्हारा जो है क्या है? नाभिक है, ये तुम्हारा पहला कक्ष और ये तुम्हारा दूसरा कक्ष। अब मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं यहाँ पर क्या है हमारा? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हमको इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल दिखाना है, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है वो मान ले कितना है? R, ठीक है। अब इस नाभिक पर कितना चार्ज है भाई, ये देखना पड़ेगा। तो चलो, नाभिक पर कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज, नहीं नाभिक पर प्लस चार्ज रहता है, और ये प्लस चार्ज किस कारण से रहता है? प्रोटॉन के कारण। नहीं अब मान लो अगर आप हीलियम लेते तो हीलियम का परमाणु संख्या 2, तो इसमें प्रोटॉन कएगो? 2, तो 2 प्रोटॉन यानी कि 2 प्लस चार्ज। नहीं अगर हम सोडियम लेते तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, नहीं तो 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन यानी कि नाभिक पर कितना आवेश? 11 प्लस। तो यहां पर इस एक कण पर आवेश हम ले लिए, नहीं तो इस एक कण पर आवेश परमाणु संख्या के बराबर ना होगा, तो परमाणु संख्या को Z मान लिए। क्या मान लिए? Z, ठीक है, जितना परमाणु संख्या उतना ही आवेश, ठीक है। अब एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है ना भाई। तो हम यहाँ पर मान लो Z, तो यहाँ पे लिखे Z गुना 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, ऐसा बोल सकते हैं। अभी Z का मतलब परमाणु संख्या, 2 होगा तो 2 लिखिए, 3 होगा तो 3। ये समझ में आ रहा है? चलिए अब इस एक इलेक्ट्रॉन, तो इस एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, माइनस प्लस साइन नहीं लिख रहे हैं। प्रोटॉन का भी हम पॉजिटिव में लिया, इलेक्ट्रॉन का भी पॉजिटिव में ले रहे हैं, ठीक है, साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं। तो इसका भी चार्ज वही और इसका भी चार्ज वही, बस अंतर क्या है कि यहां पर प्रोटॉन की संख्या है, नहीं यानी अगर हीलियम होगा तो यहां 2 रखेंगे, 2 प्रोटॉन का आवेश, सोडियम होगा तो 11 प्रोटॉन का आवेश। ये समझ में आ रहा है? अच्छा ये देखो, तो इसको ऐसे लिख दें, Z आई वैल्यू जो है, इस वैल्यू को हम मान लिए कि ये E है, क्या मान लिए? E, तो इसको Z गुना E मान सकते हैं, आई इस वैल्यू को ही ना E माने हैं, तो इसको भी यहां पर E मान लिए, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान दो, F बराबर K उतार दिए, अगुना Q1, Q1 का मतलब ये हो गया, ये Q1, तो Q1 पर आवेश कितना है? JD। चलो Q2 पर E बटा में R स्क्वायर, तो यहां से F बराबर K JD स्क्वायर बटा R स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी कि नाभिक और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन, चाहे प्रथम कक्ष का इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो दूरी कम हो जाएगा, R का वैल्यू यहां चेंज जाएगा, नहीं R जैसे ही कम होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा, नहीं यहां पर R ज्यादा है तो R ज्यादा, तो आकर्षण बल कम। ध्यान से सुनिएगा भाई, बुझा रहा है?
ठीक है। अब यहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल हम निकाले, एक नाभिक और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल हम निकाले। आकर्षण बल निकालने के लिए कूलम साहब ने फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला को हम अप्लाई किए, नहीं लिख दिए। अब क्या हुआ कि प्रायोगिक तरीके से इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल का मान निकाला गया। नहीं, एक हो गया कूलम का फॉर्मूला लगा के, एक तरीका हो गया कि कूलम साहब का फॉर्मूला लगा दिए कि नाभिक पर कितना आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, दोनों को गुना किए, फटाफट निकाल दिए, दोनों के बीच का दूरी मापे, निकाल दिए। नहीं, एक तरीका है कि प्रायोगिक तरीके से निकालो, नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर कितना आकर्षण बल लग रहा है, उस आकर्षण बल को मापा जाए। तो जैसे ही उस आकर्षण बल को मापा गया, नहीं जैसे ही उस आकर्षण बल को मापा गया, आकर्षण बल को मापा गया, नहीं ठीक है, एक्सपेरिमेंटल हम यहां देख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, ये एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक तरीके से इनके बीच का आकर्षण बल मापा गया। ठीक है, और ये क्या हुआ, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलम, COULOMB, कूलम के अनुसार जो फॉर्मूला वो दिए, उस फॉर्मूला के आधार पर हम लोगों को इनके बीच का आकर्षण बल निकाला गया। नहीं, तो जब हम लोग आकर्षण बल निकाले तो एक्सपेरिमेंटल अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू कम आ गया। नहीं, कैलकुलेटेड यानी जो फॉर्मूला से गुना भाग करके लाए उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड। नहीं, कैलकुलेटेड आकर्षण बल यानी कैलकुलेटेड अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू जो था वो ज्यादा आ गया। बस में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कूलम का फॉर्मूला गलत है? सवाल ये आता है कि क्या कूलम ने जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला गलत है कि सही है? नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट गलत नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट गलत नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल अट्रैक्शन फोर्स यानी इनके बीच का आकर्षण बल जो मापा गया, तो इस आकर्षण बल का वैल्यू क्या आ गया, कम आ गया। कूलम के फॉर्मूला पर जब गुना भाग करके निकाले कॉपी पर, तो उस आकर्षण बल का वैल्यू क्या आ गया, ज्यादा। दोनों वैल्यू मैच करना चाहिए था, क्यों नहीं मैच किया? तो हम लोग को बाद में समझा, अच्छा हम लोग तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अभी पढ़े। नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगाते हैं। नहीं, इस विकर्षण बल के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो आकर्षण बल कम हो जाता है। नहीं, अच्छा कूलम साहब जो हैं वो इस विकर्षण बल को कंसीडर नहीं किए। बस समझ आ रहा है? नहीं, तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि कूलम के आधार पर, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन होता है तो इसमें ध्यान रखना है, कूलम के आधार पर नाभिक और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल जो निकालते हैं, नहीं उस आकर्षण बल के मान से नहीं एक्सपेरिमेंटल आकर्षण बल का मान कम आ जाता है। क्यों कम आ गया? क्योंकि कूलम के फॉर्मूला में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो विकर्षण बल लगाया जा रहा था, उस विकर्षण बल को कंसीडर नहीं किया गया। वो सीधे मान लिया कि ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन, इतना दूरी, तो इतना आकर्षण लगना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन वो ये कंसीडर नहीं किए कि अंदर वाले जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, जो छुपे हैं, वो धीरे धीरे धक्का जो मार रहे हैं, नहीं उस धक्का को वो कंसीडर नहीं किए। नहीं, तो एक्सपेरिमेंटल जब मापिएगा, प्रयोग स्केल से जब कौन चीज मापिएगा, नहीं होता है कि बुखार नापने के लिए थर्मामीटर मापते हैं ना भाई। नहीं, तो आप जब स्केल से मापने जाइएगा तो स्केल तो भाई सब कुछ कंसीडर करेगा। नहीं, वो तो देखेगा कि भाई आप नाप रहे हैं तो एकदम एक्यूरेट जो लग रहा है, यानी कि आकर्षण बल और विकर्षण बल दोनों को देखेगा, और दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा वो ना बताएगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो मेरी बात समझ में आई? तो कोई भी पूछता है, कोई भी अगर ये पूछेगा आपसे कि कूलम के द्वारा निकाले गए आकर्षण बल का मान, कूलम के द्वारा नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर निकाले गए आकर्षण बल का मान ज्यादा आ जाता है प्रायोगिक आकर्षण बल के मान से, ऐसा क्यों होता है? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो विकर्षण बल लगाया जाता है, उस विकर्षण बल को कूलम का लॉ कंसीडर नहीं करता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल जो आकर्षण बल निकलता है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो विकर्षण बल लगाया जाता है, उस विकर्षण बल को भी कंसीडर करता है। ठीक है, जैसे यहां पर बस हम एक एग्जांपल समझ ले। जैसे देखो, ये नाभिक हो गया, ये हमारा बाहरी कक्ष हो गया। अब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर हम खाली आकर्षण बल निकालें, नहीं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा विकर्षण बल क्या लग रहा है उसको नहीं देखें, तो मान लो इस आकर्षण बल का मान, ये अकॉर्डिंग टू कूलम, किसके अनुसार?
अकॉर्डिंग टू कूलम, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का मान हम मान लिए, यहाँ पे निकाल दिए कुछ भी, हम लोग का आ गया 10 न्यूटन मान लेते हैं, फोर्स के मान लेते हैं 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, यहां पर चलो, अब जब एक्सपेरिमेंटल निकालेंगे तो अब एक्सपेरिमेंटल क्या करेगा, कलर चेंज करते हैं, देखो यहां पर व्हाइट वाला यानी कि एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल क्या करेगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को भी देख रहा है, तो इसका वैल्यू तो मालूम है कि 10 न्यूटन, नहीं साथ साथ इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विकर्षण बल को भी चेक करेगा। नहीं, अब इनके विकर्षण बल का वैल्यू, इन दोनों को मिलाकर विकर्षण बल का वैल्यू मान लो 8 न्यूटन आ गया। नहीं, तो अब क्या निकालेंगे, नेट अट्रैक्शन फोर्स। तो जब नेट आकर्षण बल निकालिएगा इस इलेक्ट्रॉन पर, नेट आकर्षण बल, तो इतना माइनस इतना, यानी 10 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 तो कितना का लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दिक्कत है। तो ये जो हम लोग निकाले, ये क्या हुआ, नेट अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या हुआ, नेट अट्रैक्शन फोर्स, ध्यान रखना, यानी कि वास्तविक आकर्षण बल, ध्यान रखना है। तो ये जो वास्तविक आकर्षण बल लग रहा है नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच में, नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो वास्तविक आकर्षण बल लगता है, इस वास्तविक आकर्षण बल को ही जेड इफेक्टिव कहते हैं, नहीं यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेरी बात समझ में आई, इसमें दिक्कत है नहीं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कंसीडर करने के बाद, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब विकर्षण बल को कंसीडर करने के बाद, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो वास्तविक आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को ही जेड इफेक्टिव कहते हैं, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। कुछ दिमाग में बात गया, चलिए अब थोड़ा देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कूलम लॉ के अनुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, ये दिखा दिया गया, उसी को हम लोग समझाए यहां पर। ठीक है, चलो अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है थोड़ा देखें। लिख रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण नाभिक के आवेश, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण नाभिक के आवेश तथा बाहरी कक्ष में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण जो आकर्षण बल उनके बीच लगना चाहिए उतना नहीं लग पाता है। दिक्कत है इसमें, हम लोग क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है, इसलिए जो एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगना चाहिए, क्या उतना अट्रैक्शन फोर्स लग पाता है, नहीं। किस कारण से, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट लगते रहता है, नहीं, ध्यान रखना है। तो वही लिखा हुआ है स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण नाभिक के आवेश तथा बाहरी कक्ष में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण जो आकर्षण बल उनके बीच लगना चाहिए उतना नहीं लग पाता है। इस आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिक्कत है ना, है नो सर। चलिए आगे बढ़े। अब जेड इफेक्टिव, नहीं तो जेड इफेक्टिव जो अभी हम लोग बताए वही जेड इफेक्टिव था आपका, नहीं। चलो क्या लिखा हुआ है, आवरण प्रभाव लगने के बाद नाभिक तथा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच जो वास्तविक आकर्षण बल लगता है, उसी आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। बोलो दिक्कत है इसमें, ध्यान से एक बार अपने से ही पढ़ो, नहीं ध्यान से अपने से ही पढ़ना है, कि कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, क्या हम लोग को लिखा हुआ है, आवरण प्रभाव लगने के बाद, नहीं आवरण प्रभाव को भी कंसीडर करना है, नहीं आवरण प्रभाव लगने के बाद नाभिक तथा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच जो वास्तविक आकर्षण बल लगता है, नहीं यानी आकर्षण बल माइनस विकर्षण बल, नहीं तब ना नेट आकर्षण बल आएगा। ठीक है, तो जो वास्तविक आकर्षण बल लगता है उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट भी पढ़ सकते हो। आवरण प्रभाव लगने के बाद बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जितना नेट आवेश लगता है, नहीं आकर्षण बल क्या होता है, नेट आवेश ही होता है, जो नेट आवेश का लग पाता है, उसी नेट आवेश को क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसमें दिक्कत है किसी को भी, चलो आगे बढ़े। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव, नहीं तो जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, जेड माइनस सिग्मा, नहीं जेड माइनस सिग्मा कहा गया। अब यहां पर जेड का मतलब क्या है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या।
अब प्रोटॉन की संख्या का मतलब कि नाभिक पर उपस्थित आवेश नहीं होता है। अब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, तो यानी परमाणु, किसी परमाणु का परमाणु संख्या ज्यादा, प्रोटॉन की संख्या भी ज्यादा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा तो नाभिक पर आवेश भी ज्यादा होगा। नहीं, नाभिक पर आवेश ज्यादा तो जेड का मान क्या होगा? ज्यादा। दिक्कत है, ठीक। अब चलो, सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, नहीं यानी आवरण स्थिरांक। स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी आवरण स्थिरांक, नहीं तो या इसको स्क्रीनिंग स्थिरांक भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिग्मा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? विकर्षण बल पर, यानी ये डिपेंड करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट पर। किस पे डिपेंड करेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट पर। सिग्मा का मान ज्यादा यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान ज्यादा यानी विकर्षण बल अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विकर्षण बल का मान ज्यादा। नहीं, ध्यान रखना है। तो अगर हमको जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नेट आकर्षण बल। इसका मतलब क्या होता है? नेट आकर्षण बल। तो नेट आकर्षण बल कैसे निकलेगा? हम लोगों को नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लग रहा है वो, माइनस जो विकर्षण बल लग रहा है वो, नहीं आकर्षण बल माइनस विकर्षण बल जब निकालेंगे तब ना जेड इफेक्टिव निकलेगा। ये बुझा रहा है? ठीक है। नाभिक के द्वारा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर अगर हमको नेट आकर्षण बल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? नाभिक का आकर्षण बल, तो नाभिक का आकर्षण बल है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का मतलब प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु की संख्या, तो वही तो लिखा गया है परमाणु संख्या, नहीं क्योंकि यही बताएगा नाभिकीय आकर्षण बल। नहीं, ध्यान रखना है। और ये सिग्मा विकर्षण बल, नहीं तो ये हो गया नाभिकीय आवेश यानी आकर्षण बल, और ये हो गया सिग्मा यानी विकर्षण बल। तो आकर्षण बल माइनस विकर्षण बल बराबर क्या आएगा? जेड इफेक्टिव। यानी कि एक्चुअली कितना आकर्षण बल लग रहा है तब तो ये निकल पाएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप? जेड बराबर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर नाभिकीय आवेश। ठीक है। यदि जेड ज्यादा, तीर ऊपर का मतलब, तो हम लोग का प्रोटॉन की संख्या भी ज्यादा, तो न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश भी ज्यादा। ठीक है। तो ये क्या बताएगा? जो हम लोग का जेड है ये क्या बताएगा? आकर्षण बल को। ये क्या बताएगा? ये आकर्षण बल को बताएगा। ध्यान रखना है। अब आते हैं सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या आवरण स्थिरांक बोल रहे हैं। यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, नहीं तो सिग्मा का वैल्यू भी ज्यादा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, नहीं तो सिग्मा का वैल्यू ज्यादा। तो सिग्मा क्या बता रहा है? विकर्षण बल को। ये बता रहा है विकर्षण बल को, ध्यान रखना है। ठीक है। तो नेट इफेक्ट जो निकलेगा हम लोग का, यानी कि नेट इफेक्ट निकालना है यानी नेट आकर्षण बल निकालना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? आकर्षण बल माइनस, आकर्षण बल माइनस विकर्षण बल। बोलिए, दिक्कत है किसी को भी? बहुत दिमाग पे जोर देना पड़ता है लेकिन आसान आसान चीज है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। कंसंट्रेट होके पढ़िएगा। पढ़ाई का मतलब है कि हर एक चीज पर केयर करें। क्या सर, टाइम हो गया? हाँ सर। परमाणु संख्या के, नहीं उस पर निर्भर करता है। हम लोग एक्यूरेट अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कैसे निकालेंगे? कूलम्स लॉ के आधार पर। एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इससे निकलेगा। ये तो आपको एक बता रहा है कि नाभिकीय आवेश अगर आपको पता है, नहीं तो नाभिकीय आवेश पर ही निर्भर करता है। नहीं तो नाभिकीय आवेश क्या चीज पर निर्भर करता है? प्रोटॉन की संख्या पर। नहीं तो इससे आप एक मोटा मोटी एक रिजल्ट बता पाइएगा। लेकिन जहां पर एक्यूरेट की बात होगी कि नेट अट्रैक्शन फोर्स निकालना है, तब तो नाभिक के पूरे आवेश को कंसीडर करो, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को कंसीडर करो, दोनों पे मल्टीप्लाई करो, दोनों का डिस्टेंस डिपेंड करेगा, सब कुछ डिपेंड करेगा बाबू, तब आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहां से हम लोग को आकर्षण बल का बस आइडिया मिलता है कि हाँ जेड ज्यादा तो नाभिकीय आवेश ज्यादा तो आकर्षण बल भी ज्यादा। नहीं, लेकिन ये नेट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। बस में आ रहा है? लेकिन हाँ ये बता देगा किसका ज्यादा किसका कम। अब एक्यूरेट रिजल्ट के लिए गुना भाग कैसे करना पड़ेगा? तो बहुत ज्यादा गुना भाग करना पड़ेगा। नहीं तो उसी का एक आसान तरीका ये बताया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बोलिए। आए? नहीं खारिज करेगा। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, यानी उस स्थान को पकड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उस दूरी को पकड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं, चलिए आगे बढ़े हम लोग।
तो हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की दूरी फिक्स नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगेगा ना, देखिए सब हिलना डुलना शुरू कर दिया, नहीं बंद कर दिया जाए अब। आप लोग क्लास है क्या इसके बाद? इसके बाद कितने लोग क्लास रहता है? अच्छा बहुत लोग क्लास रहता है, तब बंद कर दिया जाए, ठीक है। हैं? हाँ, हम अभी क्या बोले, आप ही के सवाल का उनका भी जवाब था। हम बोले कि इलेक्ट्रॉन वेव है, तो कहीं वेव लाइटर होता है, कहीं डेंसर होता है, कहीं लाइटर होता है, कहीं डेंसर होता है, यानी कहीं वेव घने दिखाई देते हैं, कहीं वेव लाइटर दिखाई देते हैं। तो जहां घना दिखाई दिया ना, उसी डिस्टेंस को हम लोग प्रोबेबल डिस्टेंस मानते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर करना है। इसीलिए तो हम बोले कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां अधिकतम हो उस दूरी को लेंगे, ठीक है। अब जहां लाइटर वेव दिख रहा है वहां नहीं लेंगे, यानी वहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है हट जा रहा है, जा रहा है हट जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो आज लिखते हैं। आज आपका क्लास चलेगा पता है ना, 8 बजे ज्वाइन होइएगा। हाँ आपका टेस्ट होगा।